Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching. Today we'll discuss section B. Section B has 24 questions and you have to answer only 20 questions. Section B में से भी आपको सिर्फ 20 questions ही करने हैं. तो start करते हैं. Question number 25. Which one of the following is not true? तो statements दी हुई हैं, इसमें से कौन सी statement true नहीं है? First statement, a person having high interest in engaging in an activity will have high aptitude to perform the activity. So I don't think this statement is true, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो हमारा एप्टीट्यूड भी हो उसमें. हम हर चीज़ में जिसमें हमें इंटरेस्ट है उस चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें बहुत अच्छे हों. कई बार हमारा इंटरेस्ट होता है लेकिन हम उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. तो मे बी दिस इज़ द आंसर. आगे भी पढ़ लेते हैं और स्टेटमेंट्स. पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स आर रिलेटिवली परमानेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. वैल्यूज इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स एक्शन इन लाइफ एंड इज अ जजमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक रैशनली एंड यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली. तो बाकी तीन स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26 है, एप्टीट्यूड टेस्ट आर designed to what? To measure the ability to adapt? No, this is intelligence. To measure actual performance, that is performance test. Predict ability to learn, this is correct. तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो किस लिए बने होते हैं? हमारी एबिलिटी टू लर्न को प्रेडिक्ट करने के लिए, कि अगर हमें किसी चीज़ में ट्रेनिंग दी जाती है तो हम उसको कितना फास्ट लर्न कर सकते हैं. Question number 27. The child having IQ of 15 belongs to which level of retardation? So IQ of 15 is the profound level of retardation. आपकी बुक में ये टेबल दिया हुआ है जिसमें सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड, प्रोफाउंड सबके रेंजेस दिए हैं. उसमें से जो 15 है वो प्रोफाउंड में आएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल सपोर्ट? सोशल सपोर्ट इसमें से कौन सा फॉर्म नहीं है सोशल सपोर्ट का? इंफॉर्मेशनल सपोर्ट है, क्योंकि जब कोई हमें इंफॉर्मेशन ला के देता है जिससे हमें हेल्प होती है तो वो इंफॉर्मेशनल सपोर्ट हो जाती है. इमोशनली अगर कोई हमें सपोर्ट करे तो वो भी एक सोशल सपोर्ट का फॉर्म है. टेंजिबल मीन्स हमें कोई ऐसी चीज़ ला के देता है, टेंजिबल चीज़ जिससे हमें हेल्प हो जाए. पॉजिटिव थिंकिंग एक सोशल सपोर्ट का फॉर्म नहीं है, दिस इज मोर ऑफ अ लाइफ स्किल. तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. डैश स्टैंडर्डाइज्ड बिनेस टेस्ट इन उर्दू एंड पंजाबी. तो बिने का टेस्ट उर्दू और पंजाबी में किसने स्टैंडर्डाइज किया था? द आंसर इज CH राइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. समवन हु इज डिस्क्राइब्ड एज मूडी. मूडी जो होते हैं and uncooperative, so there are two characteristics, moody and uncooperative, would most likely be characterized in the 5-factor model as. तो जो लोग मूडी होते हैं, कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो वो हमारे 5-factor मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे होंगे? तो ऑप्शन ए बोल रहा है लो इन एक्स्ट्रावर्जन एंड लो इन एग्रीएबलनेस. तो एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन से कोई लेना देना है नहीं मूडी का और अनकोऑपरेटिव का, तो हम एक्स्ट्रावर्जन वाले दोनों ऑप्शन हटा देंगे. अब दो ऑप्शन बचते हैं, हाई इन न्यूरोटिसिज्म एंड एग्रीएबलनेस. एग्रीएबलनेस में लो और न्यूरोटिसिज्म में हाई. और दूसरा है हाई न्यूरोटिसिज्म एंड लो इन कंशेंशियसनेस. अब यहाँ पे आप देखो, हाई न्यूरोटिसिज्म बिल्कुल ठीक है दोनों का, क्योंकि जो बहुत मूडी होते हैं वो न्यूरोटिक कैटेगरी में आते हैं. न्यूरोटिसिज्म का मतलब ही होता है इमोशनली अनस्टेबल. अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, लो इन एग्रीएबलनेस एंड लो इन कंशेंशियसनेस, तो जो अनकोऑपरेटिव होते हैं, अगर हम एग्रीएबलनेस का मतलब समझे तो एग्रीएबलनेस मतलब जो बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं. तो अनकोऑपरेटिव मीन्स वो एग्रीएबल नहीं है, वो इतने हेल्पफुल नहीं है. तो दिस शुड बी मोर सूटेबल. कंशेंशियसनेस एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें आपका आंसर बी होगा कि ये लोग न्यूरोटिक तो होते ही हैं, साथ में एग्रीएबलनेस कम होती है, इनमें हेल्पफुल कम होते हैं. सो दिस वॉज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. ये आपके असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिए.
assertion कह रहा है इंटरव्यू इज कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर असेसिंग पर्सनालिटी। इंटरव्यू एक कॉमनली यूज्ड मेथड है, बहुत कॉमन मेथड है जो असेसिंग पर्सनालिटी में हम यूज करते हैं जिसको। रीजन इसका क्या दे रहे हैं, डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग जनरली इन्वॉल्व्स बेसिक इंटरव्यूइंग विच सीक्स टू गो बियॉन्ड द रिप्लाईज गिवन बाय अ पर्सन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये डायग्नोस्टिक इंटरव्यू की बात कर रहा है। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू क्या होता है, जब हम किसी के प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे बेसिक इंटरव्यूइंग नहीं करते हैं, हम वहाँ पे डीप इंटरव्यूइंग करते हैं, क्योंकि वो जो रिप्लाई दे रहा है हमें उसके पीछे का एक कॉज ढूंढना है उसके बिहेवियर का। तो आपका रीजन टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बेसिक इंटरव्यूइंग होती नहीं है डायग्नोस्टिक में। सो we will choose this option C, which says assertion is true but reason is false. Okay, next question number 32, which factor is true of the people who are low in self efficacy? अब सेल्फ एफिकेसी का क्या मतलब होता है, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर टास्क। कोई काम आपको दिया और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उसमें बहुत अच्छा कर लोगे। इसमें कौन सा फैक्टर है जो विच इज ट्रू फॉर दोज पीपल हु आर लो इन सेल्फ एफिकेसी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इन्होंने बोला है जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी कम होती है, उनके अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब उन जिनके अंदर अब किसी टास्क को लेके कॉन्फिडेंस कम होता है, अपने आप को कम जज कर पाते हैं। सो दे फील लेस फियरफुल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेस फियरफुल वो फील करेगा जिसके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी होगी। दूसरा है दे अवॉइड चैलेंजेस एंड अलाउ पीपल टू सेलेक्ट एंड शेप देयर एनवायरनमेंट। ये लाइन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी कम होती है तो वो चैलेंजेस को यूजुअली अवॉइड करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को, दूसरे लोगों को उनके एनवायरनमेंट को शेप करने देते हैं, खुद अपने एनवायरनमेंट का होल्ड नहीं लेते हैं। थर्ड पॉइंट है दे डोंट बिलीव दैट लक एंड फेट कंट्रोल देयर लाइफ्स आउटकम। थर्ड पॉइंट भी रॉन्ग है, क्योंकि जिनमें सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वही ये बिलीव करते हैं कि लक से या फेट से नहीं कुछ होता है, हम अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज फॉर हाई एफिकेसी पीपल। फोर्थ है इट कैन बी एनहेंस्ड बाय प्रेजेंटिंग वीक रोल मॉडल्स। वीक रोल मॉडल्स को प्रेजेंट करके हम सेल्फ एफिकेसी किसी की एनहेंस कर सकते हैं, विच इज़ ट्रू। कि आप जब किसी को दिखाते हो कि आप किसी से बेटर हो तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर हम लो सेल्फ एफिकेसी की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 करेक्ट है, दैट मीन्स योर स्टेटमेंट 1 नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 करेक्ट है, दैट मीन्स योर आंसर डी 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 focuses on identifying the key dimensions of people on which people differ। तो की डायमेंशंस ऑन विच पीपल डिफर, कौन से डायमेंशंस है जिससे हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नज़र आते हैं लोगों में। तो ये कौन सी अप्रोच इस चीज़ को फोकस करती है, ट्रेट अप्रोच करती है। टाइप अप्रोच तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है लोगों को, या तो ये टाइप या वो टाइप, बट ट्रेट अप्रोच क्या है, उनके अंदर के अलग अलग डायमेंशंस को फोकस करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। और स्टेटमेंट ये है, पहले इन्होंने ये लिखा है कि बेन एक है लड़का जो ही सक्ड हिज थंब व्हेन टिल ही वाज 10 years old। जब वो 10 साल का था तब तक वो अपनी थंब अंगूठा चूसता था। ठीक है, एज एन एडल्ट ही चूज गम एंड कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट फूड। अब बड़े होके भी वो हमेशा च्युइंगम खाता रहता है और हमेशा फूड के बारे में, खाने के बारे में सोचता रहता है। Okay, now assertion. According to the psychoanalytic perspective, his behavior can be explained as oral fixation। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि oral fixation हो जाती है जब लोग तो ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट रीजन है fixation is the cause behind Ben's thumb sucking। जो मतलब थंब सकिंग प्रॉब्लम है बेन की, उसका कॉज फिक्सेशन ही है, तो दैट मीन्स योर रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग
क्वेश्चन आ गया है, assertion है past processes operate on a knowledge base developed either formally or informally from the environment. सो पास्ट प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं कि जो पास्ट मॉडल है जो जैक कर्बी और नेग्लेरी का, वो इट इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज बेस पे ये है, फॉर्मली और इनफॉर्मली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जिसके अंदर रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग आ जाता है. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. रीजनिंग क्या है? द फंक्शनिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये गलत है. दे आर इंटरडिपेंडेंट. ये नॉट नहीं होना चाहिए था. तो दैट मीन्स ए सही है लेकिन आर गलत है. ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 36. Assertion is behavior ratings are frequently used for personality assessment of individuals in an educational or industrial settings. So this statement is correct. Behavior ratings use होती हैं personality assessment के लिए. Reason: behavior ratings are generally taken from people who know the assessee intimately and have interacted over a period of time. This is also correct कि behavior rating उन्हीं से कराई जाती है जो subject को अच्छे से जानते हों. Both statements are true and R is the correct explanation of A. This is our answer. Question number 37. Personality is mostly a product of how we deal with neurotic anxieties during childhood. Which of the following psychologists believed in this viewpoint? तो अगर आपको इन सबकी थ्योरीज याद है तो कैरन हॉर्नी ने न्यूरोटिक एंग्जाइटीज के ऊपर बात करी थी और उन्होंने ही कहा था कि चाइल्डहुड में बिकॉज द चाइल्ड इज हेल्पलेस तो ही फील्स न्यूरोटिक एंग्जाइटी. यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैरन हॉर्नी. Question number 38. Two statements are given. Again, assertion reasoning. So assertion is there is one guna present in every person. This statement is wrong. There is not one gun, but there is three gunas. We have three gunas present in us. Everybody has three gunas. तीन होने चाहिए. The dominance of one guna leads to a particular type of behavior. बट दिस स्टेटमेंट रीजन इज करेक्ट. रीजन सही है कि हाँ एक तीनों गुण होते हैं हम सब में, रजस, तमस एंड सत्व, पर तीनों में से एक का डोमिनेंस होता है. तो आर इज ट्रू. सो दैट मीन्स योर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 39. टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज assertion reasoning. सो assertion है a person who has strong aggressive tendency may see other person as being excessively aggressive toward him or her. तो जो खुद से अग्रेसिव होता है हो सकता है कि वो दूसरे को भी अग्रेसिव ही समझे, क्योंकि यूजुअली हम अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर. दिस इज प्रोजेक्शन. रीजन है पीपल अडॉप्ट एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड प्रोजेक्शन इन विच दे एट्रीब्यूट. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Question number 40. Two statements are given. Again assertion reasoning. So your यहाँ पे एक पहले इन्होंने एक केस दिया है. दीपा's parents have just separated and she has been sent to boarding school. When asked about them, she has no memory of their separation. तो दीपा के पेरेंट्स सेपरेट हो गए. अब दीपा को उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, बट उससे जब पूछता है कोई तो उसको कुछ याद नहीं है कि पेरेंट्स सेपरेट हुए हैं. So your assertion is, as per Freud, she is experiencing repression. So is it repression? Repression means जब आप कोई ऐसी मेमोरी को रिप्रेस कर देते हो, दबा देते हो जो आपको पेनफुल लगती है. सो आई थिंक इट इज़ करेक्ट. वो अपनी इस मेमोरी को दबा रही है उनके पेरेंट्स की सेपरेशन को. रीजनिंग है शी इज़ अनेबल टू टेक द बर्डन and her unconscious mind has reacted appropriately. So this is correct reasoning. So with the answer here is both A and R are true and the R is the correct explanation of A. Next two statements are given in the question below and this is again assertion. Assertion क्या है? Self concept is the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes. So ये correct है. Self concept यही होता है. रीजनिंग है पेरेंट्स हु मेक डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रन व्हेन दे डू नॉट नीड असिस्टेंस ऑफन सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम.
अब ये रीजनिंग एक तरीके से स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं जब उनको नहीं चाहिए असिस्टेंट, तो भी उनको पेरेंट्स बहुत पैम्परिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम डाउन चली जाती है क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जाता। तो रीजनिंग इज करेक्ट, बट रीजनिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रही है। रीजनिंग सेल्फ एस्टीम के बारे में बात कर रही है और यहाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सो आर आंसर वुड बी बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next, question number 42. Two statements are given in the question below. An assertion reasoning. Assertion: to manage stress, we often need to reassess the way we think and learn coping strategies. Reason: people who cope poorly with stress have an impaired immune system and diminished activity of natural killers. Statements दोनों ही करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा है और असर्शन जो है वो कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहा है, तो दे आर नॉट रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यहाँ पे भी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। असर्शन है अ प्रॉब्लम फोकस्ड रिस्पॉन्स इंक्लूड्स टेकिंग डायरेक्ट एक्शन टू सॉल्व दी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि प्रॉब्लम फोकस रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रीजन: इट परटेन्स टू सीकिंग इन्फॉर्मेशन दैट विल बी रेलिवेंट टू द सॉल्यूशन। दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following statements are a part of stress process as explained by Lazarus cognitive theory? Lazarus की cognitive theory को कौन कौन से statement correlate करते हैं? तो first statement है an individual response to a stressful situation largely depends upon the perceived events and how they are interpreted. So ये Lazarus की ही theory है कि हम किस तरीके से stress को perceive करते हैं, उस पर depend करता है हम कैसे respond करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द थ्रेट द इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड विद द सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शन। तो ये गलत है, लेजरस ने ऐसा नहीं कहा था कि हमारा रिस्पॉन्स सेम ही होगा। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेस होता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। थर्ड, व्हेन वी परसीव एन इवेंट एज नेगेटिव वी आर लाइकली टू मेक अ सेकेंडरी अप्रेजल। तो जब हमें कोई इवेंट नेगेटिव लगता है तो हम सेकेंडरी अप्रेजल करते हैं, जब हम सोचते हैं कि अब हमें इसको कैसे डील करना है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड फोर्थ वन, प्राइमरी अप्रेजल रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। तो प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है, जब हम अपने एनवायरमेंट को जज करते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, क्या वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। फिर अगर वो न्यूट्रल नहीं होती है, नेगेटिव हो जाती है, तो फिर हम सेकेंडरी करते हैं। तो यानी कि हमारी 1, 3 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। फिर 45 क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है अगेन। तो इसमें असर्शन है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस आर कॉज्ड व्हेन ओवर एक्सर्ट आवरसेल्फ फिजिकली, लैक न्यूट्रिशनल डाइट, सफर एन इंजरी। अगेन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ये नहीं होता है, फिजिकली ओवर एक्सर्ट होना, इंजरी हो जाना, नींद ना आना, तो ये तो फिजिकल स्ट्रेस है, तो ये स्टेटमेंट असर्शन ही गलत है। रीजन देख लेते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन and crowding, noise, heat of the summer, winter, cold, disaster। तो ये सारे क्या environmental stresses है, तो ये सही है बिल्कुल, तो हमारा आंसर हो जाएगा A is false but R is true। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, assertion: many of us drive ourselves ruthlessly towards achieving unrealistic high standards in achieving goal. This is source of psychological stress. Reasoning: conflicts stem from belief based on expectation from inside us to ourselves.
तो ए तो एकदम ठीक है कि कई बार हम अपने लिए इतने ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल रख लेते हैं कि हमें स्ट्रेस हो जाता है, ए बिल्कुल ठीक है। आर गलत है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं होता कि जब हम अंदर से अपने आप के ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसको इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हमारा मोटिव, कोई मोटिव है जो आपस में जिनकी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बनती है, तो दो मोटिव्स क्लैश होते हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आर गलत है बट ए ट्रू है, सी ऑप्शन है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, if pressures due to stress continue, one may suffer from mental overload. Reason, this suffering from high level of stress will rapidly cause individuals to lose their ability to make sound decision. It leads to poor concentration and reduces short term memory capacity. So both are correct. जब ज़्यादा स्ट्रेस कंटिन्यूसली होता है तो मेंटल ओवरलोड हो जाता है, एग्जॉशन हो जाता है, और जो लगातार सफ़र कर रहा है हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस से, उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन इज assertion, overcoming unhelpful habits like procrastination. प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? चीज़ों को टालना। तो अगर वो हैबिट आप अपनी ओवरकम कर लो, सो दिस इज़ अ लाइफ स्किल दैट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। तो एकदम ठीक बात है कि अगर आप इस तरह की अपनी हैबिट्स को ओवरकम कर लो, चीज़ों को टालने की, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है लाइफ के, उससे आप इफेक्टिवली डील कर सकते हो। Reason, factors that act as stress buffers and facilitate positive health are diet, exercise. तो ये भी ठीक है कि स्ट्रेस बफर की तरह जो एक्ट करते हैं, जो हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, पॉजिटिव हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, ये दोनों करेक्ट हैं, बट ये चीज़ इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन विल बी आर आंसर। तो ये था सेक्शन बी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।